अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है जिसको हमने डिस्कस करना है वो है NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। अगर हम इसकी फुल फॉर्म को इसको डिफ़ाइन करें तो किस तरीके हम डिफ़ाइन कर सकते हैं कि NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी होती क्या है। N मीन न्यूक्लियर, M मीन मैग्नेटिक और R रेजोनेंस। तो इसके हम फुल फॉर्म क्या लिखेंगे कि न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियर वो किससे रिलेट करता है? न्यूक्लियस से। न्यूक्लियर किससे रिलेट करता है? न्यूक्लियस से। और मैग्नेटिक मतलब क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक रिलेट करता है मैग्नेटिक फील्ड से। रेजोनेंस रिलेट करता है, अगर हम फिजिक्स में देखें तो ये रिलेट करेगा कि मैचेस ऑफ टू फ्रीक्वेंसीज। जब दो फ्रीक्वेंसीज आपस में मैच कर जाती है उसको हम क्या कहते हैं? रेजोनेंस कहते हैं। तो इसकी फुल फॉर्म क्या बनेगी? न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। अब इसमें टोटल 4 वर्ड्स हैं, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब हम देखेंगे कि न्यूक्लियस रिलेट करता है न्यूक्लियस से। तो न्यूक्लियस हमारे पास क्या होता है? न्यूक्लियस जो हमारे पास एक ऐसा रीजन होता है जिसमें हम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को फाइंड कर सकते हैं। न्यूक्लियस हमारे पास बेसिकली कलेक्शन होती है प्रोटॉन्स की और न्यूट्रॉन्स की। और हम इसके अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो हमारे पास न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं वो लाइक होते हैं इलेक्ट्रॉन के, और वो शो करते हैं अपनी सेल्फ रोटेशन को। सेल्फ रोटेशन शो करते हैं और वो स्पिनिंग मूवमेंट में इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास मौजूद होते हैं न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, वो उसके इर्द गिर्द वहाँ पे रोटेट करते रहते हैं। हमने बोहर एटॉमिक मॉडल में भी पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, कि इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रोटेट करेंगे और अपने एक्सिस के गिर्द क्या करते रहेंगे? वो रोटेट करते रहेंगे। जैसे कि हमारी अर्थ है, अर्थ क्या करती है? वो हमारा सन जो है उसके इर्द गिर्द क्या करती है? रोटेट कर रही होती है, और वो अपने एक्सिस के गिर्द भी वो रोटेशन कर रही होती है। सेम इसी तरह इलेक्ट्रॉन जो है वो भी इस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द और अपने जो एक्सिस है उसके गिर्द वो रोटेट करते रहेंगे। उसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियस या न्यूक्लियर करते हैं। सेकंड वर्ड हमारे पास क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। इसमें क्या है? मैग्नेटिक रिलेट करती है मैग्नेटिक फील्ड्स को। मैग्नेटिक फील्ड्स को हम उसको अप्लाई करके उसकी रोटेशन को चेंज कर सकते हैं, उसको एनर्जी देते हैं ताकि वो जिसकी अगर लो एनर्जी होगी तो वो रोटेट करके उसकी स्पिन जो है वो चेंज हो जाएगी। मतलब अगर वो क्लॉकवाइज होगी, अगर उसको हम मैग्नेटिक फील्ड्स बाहर से कोई भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड देंगे तो वो 180 की रोटेट करके अपनी स्पिन चेंज करके अपनी डायरेक्शन जो है उसको चेंज कर देगी और उसकी जो रोटेशन जो है वो स्पिन मूवमेंट्स में आ जाएगी। देन हमारे पास आ जाती है रेजोनेंस। रेजोनेंस क्या है बेटा? मैंने आपको पहले बताया कि रेजोनेंस उसको कहते हैं जहाँ पे दो फ्रीक्वेंसीज आपस में मैच कर रही हो, उसको हम क्या कहते हैं? रेजोनेंस कहते हैं। देन हमारे पास आ जाती है स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है? स्पेक्ट्रोस्कोपी का हम इसको डिफाइन इस तरीके कर सकते हैं कि इंट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेजोनेंस। किसकी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेजोनेंस की जो इंट्रैक्शन होती है किसके साथ? मैटर के साथ, उसको हम क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। फिर उसकी जो हम स्टडी जो होती है उसको हम क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रोस्कोपी। इंट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद मैटर्स इज कॉल्ड स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड द स्टडी ऑफ EMR इज आल्सो कॉल्ड स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसको हम क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। अब देखिए हमारे पास एक एटम है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको देखें कि हमारे पास एटम है। एटम में आपको बताया कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। प्रोटॉन्स जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं? जो न्यूट्रल होते हैं उस पर कोई भी चार्ज नहीं होता, और इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? जिस पे नेगेटिव चार्ज होता है, जिसको हम चार्ज पार्टिकल्स भी कहते हैं। चार्ज पार्टिकल्स सब कहेंगे जब उसके ऊपर क्या होगा? कोई ना कोई चार्ज मौजूद हो, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव चार्ज मौजूद हो। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या कर रहे हैं? वो जैसे बेटा मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? उसके न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व करेंगे, उसके इर्द गिर्द जो है घूमेंगे। तो इसकी वो न्यूक्लियस के भी गिर्द घूमेंगे और अपने एक्सिस के गिर्द भी वो चक्कर लगाएंगे। तो देन हम इसकी इंट्रोडक्शन को देखते हैं। इंट्रोडक्शन क्या है हमारे पास? NMR हमारे पास एक स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक है विच इज़ बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। अब बेटा यहाँ पे एक वर्ड्स यूज़ हो रहा है, अब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को देखते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होती है। देन हम भी इसके इंट्रोडक्शन को आगे एक्सप्लेन करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को हम डिफाइन करते हैं, इस तरीके डिफाइन कर सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आर दोज रेडिएशन दैट हैज़ बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स एंड ट्रेवल्स इन वेव्स। कि इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स दोनों होती हैं और ये ट्रेवल्स करती है इन द फॉर्म ऑफ वेव्स की फॉर्म में क्या करती हैं? ट्रेवल्स करती हैं। इट कम फ्रॉम नेचुरल सोर्स एंड मेड सोर्स। कि ये हमारे पास नेचुरल सोर्स भी आ जाती है जो कुदरती तौर पे सूरज लाइट से भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आती है, और ये
मैन मेड भी सोर्स हो सकता है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वेरी इन स्ट्रेंथ फ्रॉम लो एनर्जी टू हाई एनर्जी। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या करती है, ये लो एनर्जी से हाई एनर्जी की तरफ जाती है। और इसमें डिफरेंट जो है वो रेडिएशन जो इंक्लूड होती है, जैसे कि हम उसको कह सकते हैं कि हमारे पास रेडियो वेव्स होगी, माइक्रोवेव्स होगी, इंफ्रारेड लाइट्स होगी, विजिबल लाइट्स होगी, एक्स्ट्रा रेज होगी, गैमा रेज होगी और अल्ट्रा वायलेट रेज इसके अंदर मौजूद होती है। ठीक बेटा, देन हम इसको देखते हैं कि NMR क्या होती है। हमारे पास एक स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स होती है विच इज़ बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन द रेडियो फ्रीक्वेंसी रीजन। कि हमारे पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होती है वो रेडियो फ्रीक्वेंसी के रीजन पे क्या हो जाती है, आकर अब्जॉर्ब हो जाती है। अब्जॉर्ब होती है तो इसकी रीजन क्या होती है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है तब क्या होती है, वो 4 to 900 मेगाहर्ट्ज़ होती है। क्या होती है, 4 to 900 मेगाहर्ट्ज़ होती है। और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है ये अब्जॉर्ब कहाँ पे होती है, रेडियो फ्रीक्वेंसी पे। तो इसको अब्जॉर्ब क्या करता है, कौन करता है, जो हमारे एटम के अंदर न्यूक्लियाई मौजूद होते हैं वो उसको क्या करते हैं, अब्जॉर्ब करते हैं 4 to 900 मेगाहर्ट्ज़ बाय न्यूक्लियाई ऑफ द एटम। के एटम के अंदर जो न्यूक्लियाई मौजूद होंगे वो उसको अब्जॉर्ब कर लेंगे। अगर हम फ्रीक्वेंसी को अगर एक्सप्लेन करना चाहें कि हम फ्रीक्वेंसी को डिफाइन किस तरीके से कर सकते हैं, तो हम फ्रीक्वेंसी को इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि द फ्रीक्वेंसी इज़ रिप्रेजेंटेड बाय म्यू। किससे हम म्यू के साइन से फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं। द नंबर ऑफ वेव डेट पास अ सर्टेन पॉइंट इन अ स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ टाइम। कि हमारे पास जो नंबर ऑफ वेव जो होती हैं वो पास करती है एक पॉइंट से, उसका फिक्स पॉइंट होता है, वो वहाँ से क्या करती है, पास करती है एक उनके अपने स्पेसिफिक टाइम के अंदर। तो उसको हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और उसको हम मेजर करते हैं किस में, साइकिल पर सेकंड में हम इसको फ्रीक्वेंसी को मेजर कर सकते हैं। और इसमें एक वर्ड यूज़ किया मैंने, हर्ट्ज़। हर्ट्ज़ क्या होता है कि 1 वेव पर सेकंड्स, जो वेव पर सेकंड, एक वेव हमारे पास पर सेकंड हो उसको हम क्या कहते हैं, हर्ट्ज़ कहते हैं। और उसका SI यूनिट्स क्या होता है, पर सेकंड इसका यूनिट्स होता है। देन हम इसको डिस्कस करते हैं कि हमारे पास फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन जो है NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में एक बहुत ही पावरफुल टूल्स है, जिसके अंदर नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। और ये कंपाउंड जो है इसके ज़रिए हम डिटरमाइन करते हैं प्रोटॉन्स को और हाइड्रोजन को, जो एक्सप्लेन करता है इस किसी भी ऑर्गेनिक के स्ट्रक्चर को हम इसको ईजिली एक्सप्लेन कर सकते हैं। देन बेटा हम देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से NMR हमारे पास एक्टिव है और कौन से हमारे पास है जो NMR इनएक्टिव है। तो इसको हम स्टडी करते हैं कि इट इज़ यूज टू स्टडी। इसमें हम वाइड वैरायटी के न्यूक्लियाई को, प्रोटॉन्स को हम क्या करते हैं, स्टडी करके हम इसको यूज़ करके हम स्टडी कर सकते हैं कि हमारे पास कौन कौन से NMR जो है वो एक्टिव है और कौन कौन से हमारे पास NMR इनएक्टिव है। तो हम देखते हैं बेटा हमारे पास एग्जाम्पल दी हुई है हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन और पी की हमें एग्जाम्पल दी हुई है। तो हमारे देखें उस पर बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल एक्टिव और इनएक्टिव में आपने एक बात को याद रखनी है कि वो NMR जो एक्टिव होंगे उनका एटॉमिक मास क्या होगा, ओड होगा। बेटा इस पॉइंट को अपने याद रखना है, चाहे लिख लें इसको कि वो NMR जो एक्टिव होंगे उनका एटॉमिक मास क्या होगा, ओड होगा। और वो ऐसे NMR जो इनएक्टिव होंगे उनका एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर क्या होंगे, दोनों इवन होंगे। ठीक है, ऐसे NMR जो एक्टिव होंगे उनका एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर क्या होंगे, ओड होंगे। जो ऐसे NMR जिनका एटॉमिक मास क्या होगा, इवन होगा, उसको हम क्या करेंगे, NMR इनएक्टिव कहेंगे। तो हम इसमें अब डिफरेंस करेंगे हमारे पास कौन कौन से विच टाइप ऑफ NMR एक्टिव, हमारे पास कौन से टाइप के NMR एक्टिव होते हैं और विच टाइप ऑफ NMR इनएक्टिव होते हैं। तो बेटा सबसे पहले हम इसमें एग्जांपल लेते हैं हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1 होता है। एटॉमिक मास क्या होता है इसका, 1 होता है। तो देखिए हमारे पास हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या है, वो भी ओड है और एटॉमिक नंबर भी क्या है, वो भी ओड है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास हाइड्रोजन जो है वो हमारे पास NMR एक्टिव है। और ये क्या होता है, हमारे पास सबसे ज़्यादा इफेक्टिव प्रोटॉन्स होता है NMRs के अंदर। देन हम एग्जांपल देते हैं नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास देखिए बेटा क्या है हमारे पास, इवन, और एटॉमिक नंबर क्या है, ओड। अगर दोनों में से कोई भी चीज़ ओड होगी, चाहे एटॉमिक मास है चाहे एटॉमिक नंबर है, दोनों में से कोई चीज़ जो ओड होगी तो हम उसको क्या कहेंगे, NMR एक्टिव कहेंगे। अगर दोनों हमारे पास क्या आ जाएंगी, इवन आएंगी, तब उसको हम क्या करेंगे कि NMR हमारे पास क्या है, इनएक्टिव है। तो हमारे पास क्या है, एटॉमिक मास इवन है और एटॉमिक नंबर क्या है, ओड है। तो नाइट्रोजन हमारे पास क्या होगा, ये NMR एक्टिव होगा। और हमारे पास देखिए कार्बन की एग्जांपल है, कार्बन का एटॉमिक मास कितना है, एटॉमिक मास
13 है, ओड है, और एटॉमिक नंबर क्या है इसका 6 इवन है, तो हमारे पास क्या होगा, ये NMR एक्टिव होगा। अब हम देखते हैं विच टाइप ऑफ NMR इनएक्टिव है, कौन कौन सी टाइप के NMR क्या होता है हमारे पास इनएक्टिव होते हैं। देखें बट इसमें हम 2 एग्जांपल लेते हैं, ऑक्सीजन डिफरेंट एग्जांपल है, लेकिन हम इसमें जो डिस्कस कर रहे हैं वो है एक ऑक्सीजन की और दूसरी कार्बन की। अब कार्बन देखें, इसका एटॉमिक नंबर क्या है हमारे पास 6 है, और एटॉमिक मास क्या है 12 है, तो हमारे पास दोनों क्या है हमारे पास इवन है। जब इवन होंगे तो हमारे पास NMR क्या होगा, इनएक्टिव होगा। सेम टू सेम बेटा उसी तरह ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है 8 और एटॉमिक मास क्या है 16, तो दोनों हमारे पास क्या है इवन है, तो हम इसको कहेंगे कि हमारे पास ये क्या है NMR इनएक्टिव है। बड़ा मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि NMR एक्टिव कौन से होते हैं और NMR इनएक्टिव कौन से होते हैं। जो जिनका एटॉमिक मास और क्या हो ओड हो वो हमारे पास क्या होते हैं एक्टिव होते हैं NMR, और हमारे पास जिनका इवन हो वो क्या होता है हमारे पास NMR इनएक्टिव होते हैं। तो देखते हैं कि वो कहता है एलिमेंट्स विद ईदर ओड मास, जिसका मास क्या हो ओड हो और एटॉमिक नंबर क्या हो ओड हो, तो वो क्या होता है हमारे पास NMR एक्टिव होते हैं। तो उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, प्रॉपर्टी उसकी क्या होती है न्यूक्लियर स्पिन होती है, कि न्यूक्लियस बेटा मैंने आपको पहले भी कहा है वो क्या करते हैं, वो न्यूक्लियस के गिर्द अपने एक स्पिन मूवमेंट के अंदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉक हमने जब हम स्पिन मूवमेंट को एक्सप्लेन करते हैं क्या होता है कि उसमें रोटेशन होती है। रोटेशन क्या होती है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, +1/2 और -1/2। जैसे हमारी वॉच है जो घड़ी है वो क्या करती है क्लॉकवाइज रोटेशन कर रही होती है, और वो क्या होती है हमारे पे एक रोटेशन होती है। इस तरीके ये क्या करिए उधर इस पर न्यूक्लियर स्पिन होगी, जब न्यूक्लियर स्पिन होगी तो हमारे पास क्या होगा NMR एक्टिव होगा। अब देख रहे हैं हमारे पास क्वांटम, इसमें हम देखते हैं 2 डिफरेंट चीज़ों को देखते हैं कि हमारे पास NMR एक्टिव कब होता है और NMR इनएक्टिव कब होता है। जब उसकी स्पिन क्वांटम नंबर जो होगी I जो है वो इज़ नॉट इक्वल टू 0, जब इसकी स्पिन क्वांटम नंबर I इज़ नॉट इक्वल टू 0, जब इक्वल के वो 0 नहीं होगा तो वो क्या होगा हमारे पास एक्टिव होगा। जब इफ स्पिन क्वांटम नंबर I इज इक्वल टू 0, जब वो 0 इक्वल होंगे तो हमारे पास वो क्या आ जाएगा इनएक्टिव। देन बेटा हम इसको डिस्कस करते हैं कि अब हमने पढ़ तो लिया कि इसमें रेजोनेंस हो रही है, 2 फ्रीक्वेंसीज आपस में मैच करती है तो उसको हम क्या कहते हैं रेजोनेंस कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन होता है कि हाउ रेजोनेंस टेक प्लेस इन NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, के रेजोनेंस किस तरीके से होती है NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर, ठीक है बेटा। देखें फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एक मैग्नेट है, ठीक है, हमने एक मैग्नेट ले लिया। आपको पता है मैग्नेट के एक साउथ पोल होता है, दूसरा कौन होता है नॉर्थ पोल होता है, ठीक है। उसको बेटा मैंने S से इसके साउथ पोल को और N से इसके नॉर्थ पोल को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। तो एक हम एक एक्सटर्नल मैग्नेट लेते हैं, छोटा सा मैग्नेट लेते हैं, उसके भी क्या होगा एक उसकी नॉर्थ साइड होगी, दूसरी कौन सी होगी साउथ साइड होगी। इसमें हमने न्यूक्लियर स्पिन को देखना है कि इसमें न्यूक्लियर स्पिन किस तरीके से होती है बेटा। अब देखें अब नॉर्थ साइड उसकी क्या होती है नॉर्थ साइड पे होगी, और साउथ साइड किस पे होगी साउथ साइड पे होगी, ठीक है। जब वो एक बड़ा मैग्नेट जो है वो अपनी तरफ उस छोटे मैग्नेट को अट्रैक्ट करेगा, खींचेगा, तो वो क्या करेगा उसमें स्पिन मूवमेंट आएगी। स्पिन मूवमेंट आएगी तो वो 180 की रोटेशन पे क्या करेगा रोटेट कर जाएगा। तो रोटेट कर जाएगा तो उसकी जो साउथ साइड होगी, जो S साइड होगी वो N की तरफ चली जाएगी, और N की साइड किस साइड चली जाएगी S की साइड, जहाँ पे अल्फा पोजीशन लिखा हुआ है। तो वो क्या करेगा उसकी फर्स्ट पोजीशन आ जाएगी, उसकी कौन सी पोजीशन आ जाएगी अल्फा पोजीशन आएगी। मतलब जो साउथ था वो नॉर्थ की साइड आ गया, और जो नॉर्थ जो था वो साउथ की साइड आ गया, ठीक है बेटा। इस पोजीशन को हम क्या कहेंगे अल्फा पोजीशन कहेंगे। देन इसमें बेटा हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इसमें अप्लाइड करते हैं। कौन सी फील्ड मैग्नेटिक फील्ड। जब इसको हम एक्सटर्नल रेडियो फ्रीक्वेंसी बेटा हमने फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ा था इसमें कौन सी ये किस पे रीजन पे आके ये अब्जॉर्व होती है रेडियो फ्रीक्वेंसी पे। जब उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अप्लाइड करेंगे, ठीक है, तो वो जब वहाँ से पास होगी, जब वो पास होगी तो वहाँ पे वो रेडियो फ्रीक्वेंसी के रीजन पे वो उसकी स्पिन मूवमेंट करेगी। जब उसकी स्पिन मूवमेंट होगी तो वो उसका जो मैग्नेट होगा वो चेंज हो जाएगा। मैग्नेट जब चेंज होगा तो उसकी नॉर्थ साइड नॉर्थ की तरफ चली जाएगी, और साउथ जो है किसके साइड आ जाएगी साउथ की साइड आ जाएगी। तो इस पोजीशन क्या कहते हैं बीटा पोजीशन के। जब ये जो रेज होती है रेडिएशन वो वहाँ से पास आउट होके निकलेगी आगे, जितनी भी वो रेज निकलेंगी जिस एनर्जी के साथ वो निकलेंगी तो हमारा जो स्पेक्ट्रम जो है वो हमें मिल जाएगा कि इसका इतना स्पेक्ट्रम है। तो उसके हम पी के जरिए देख सकते हैं कि हमारे पास जो एनर्जी स्पेक्ट्रम जो है वो इस तरीके से फाइंड हुआ है। तो बेटा उसको मैंने डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन किया है कि हमारे पास जब वो वेव्स बाहर निकलेंगी तो हमें इस एनर्जी का पता चल जाएगा कि इसकी एनर्जी कितनी थी और उसका स्पेक्ट्रम क्या निकला। तो इस पी के जरिए हम नोट कर सकते हैं कि इसकी हमारे पास एनर्जी इतनी है। देन हम इसके अंदर दो बड़ा टर्म्स को जो एक्सप्लेन करते हैं। नंबर 1 टर्म्स कौन सी होती है शील्डिंग, और देन दूसरी कौन सी होती है डिसशील्डिंग, ठीक है।
अब शील्डिंग क्या होती है, इसमें हम शील्डिंग इफेक्ट देखते हैं क्या होता है। तो व्हेन हाइड्रोजन एटम इज सराउंडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि जब हाइड्रोजन एटम हमारे पास सराउंडेड होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, उसको हम क्या कहते हैं, शील्डिंग कहते हैं। जैसे बड़ा आपने एग्जांपल दी हुई कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन किससे घेरा हुआ है, किससे सराउंड किया हुआ है, इलेक्ट्रॉन से, तो ये हमारे पास क्या होगी, शील्डिंग होगी। और डी-शील्डिंग हमारे पास कौन सी होती है, जब हाइड्रोजन एटम इज नॉट सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन, वो ये तब होगी जब हमारे पास हाइड्रोजन एटम शील्डिंग, जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनके उनके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं होंगे, तब वो हमारे पास क्या होती है, डी-शील्डिंग होती है।